नमस्कार। इतिंका आलाप को बहुत बहुत स्वागत आपण मानक। पृथ्वी बुलुची ता सहित आमे मध्य बुलुचु बुलु बुलु केतेबेले कहा सहित केमिति परिवेश केमिति परिस्थिति रे देखा जीव से कथा आमे जानुना। आज ठीक से कथा आज्ञा एमती बुलु बुलु एमती जने व्यक्ति सहित देखाई आपण माने जदिओ तांका ना शुणी थे देखी नथिबे किंतु आसंतु आपण मानक तरफरु मो तरफरु आम समस्त तरफरु आमे स्वागत करिवा आम देशर जने सुप्रतिष्ठित युव उद्योगी संजीव जुनेजा। नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत आपको। धन्यवाद। इतिंग आलाप धन्यवाद। निकटरे सी आमर किट यूनिवर्सिटी को आसी थिले सौभाग्यक्रमे मोर तांका सहित देखा हला। से बहुत बड़ उद्योगी आमे कथा कथारे तांकर जीवन यात्रा जानिबा। आप बहुत बड़े उद्योगी हो, एंटरप्रेन्योर जिसको हम बोलते हैं सर। बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ आपका मुलाकात होता है, आप भी बहुत सारे लोगों के साथ मिलते हो। अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं कि आपका बचपन कैसे गुजरा था सर? इति जी, मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। पहले मैं आज यहाँ आया जी तो सर। आपका, आपके सभी दर्शकों का मैं दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ और एक अपने मन की भावना व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपके यहाँ का जो माहौल है वो इतना दिव्य है कि जैसे मैं अंदर आया, मैंने अंदर आते आपको कहा कि मुझे लगा कि मैं किसी मंदिर में आया हूँ। थैंक यू। और ये आप शेफाली के अंदर बैठे हैं अभी। जी नहीं, मुझे लगता है कि मैं एक ऐसे ओरा के अंदर बैठा हूँ जो विचार हैं, उन विचारों के मध्य में बैठा हूँ। ये आपके और आपके टीम के विचार हैं और मैं अपने को बड़ा खुश नसीब मानता हूँ। और मैं कुछ सिखा पाऊँगा या नहीं ये नहीं जानता, पर मैं सीख के ज़रूर जाऊँगा। थैंक यू सर। तो आपका सवाल है कि मेरा बचपन कैसा रहा। जी सर। मैं पटियाला में पैदा हुआ जी और 20 अगस्त 1976 को मैं पैदा हुआ था। जी। 1981 में मेरा फैमिली जो है वो पटियाला से अम्बाला शिफ्ट हो गया। अच्छा। मैं एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से था, जिसे आप लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं। मेरे पिताजी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। अभी बीएमएस कहा जाता है, पहले जीएमएस कहा जाता था। अच्छा। छोटा सा परिवार था। मैं, मेरी छोटी बहन, मेरे पिताजी और मेरे माताजी, तो हम 4 लोगों का परिवार था। बट बहुत ही खुश, दुनिया में अपने आप को सबसे खुशकिस्मत मानते थे और सारा दिन हम परिवार में इकट्ठे रहते थे। और बड़ा संघर्ष वाला जीवन रहा, क्योंकि आप आपस में कितने खुश हैं, आपके विचार और आपके आपस में संबंध कितने भी प्रगाढ़ क्यों ना हो, पर जो जीवन के संघर्ष हैं और जीवन की मुश्किलें हैं वो हर रोज़ आपका इम्तिहान लेती। बहुत अच्छा बात है सर। तो बट आप जब घर में खुश हैं तो आपको हर चीज़ एक खेल भी लगती है, ये भी सच। ये बहुत अच्छा बात है सर। आपका जो सर डॉक्टर अर्थो, केस किंग वगैरह, ये पहले आपका पिताजी शुरू किए थे क्या? हाँ, हमारे जो ब्रांड, जैसे सबसे पहला जिस ब्रांड के लिए हमें जाना गया उसका नाम था केश किंग। हाँ। और केश किंग के बाद फिर कई ब्रांड आए, डॉक्टर ऑर्थो, पेट सफा, रूप मंत्रा। ज़्यादा लोग आजकल जानते होंगे डॉक्टर अर्थो। हाँ जी, डॉक्टर ऑर्थो और पेट सफा आज हमारे फ्लैगशिप ब्रांड हैं। हाँ। थोड़ा ट्रेजिक स्टोरी है। मैंने अपने पिताजी को, उनका आकस्मिक निधन हो गया था, एक सडन डिमाइस हुआ था 1999 में, जब मैं सिर्फ 23 साल का था। अच्छा। तो उस टाइम तो कोई काम था नहीं घर में, वो सिर्फ प्रैक्टिस करते थे और घर में उस टाइम मैं तो सिर्फ पढ़ाई कर रहा था। अच्छा। तो 1999 मैंने जो अपना करियर स्टार्ट किया, मैंने अपने माताजी से 2000 रुपया उधार लिया था कि मैं आपको वापस कर दूंगा करके। ये कब हुआ था? आप क्या पढ़ते ये थे तब? अगस्त 99 में हुआ। नहीं, तब आप कौन से साल में थे? क्या पढ़ाई करते हाँ, थे? स्टडी तो मेरा जो है वो छूट गया था। अच्छा। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था मैं, बट वो एकदम से ऐसी चीज़ हुआ कि स्टडी तो फिर एकदम से छूट गया। बट जो उनका क्लिनिक था, उस क्लिनिक पे पिताजी का क्लिनिक मेरे था? पिताजी का जो अच्छा। क्लिनिक था, आयुर्वेदा का क्लिनिक था। तो मेरे एक दोस्त थे डॉक्टर अजय, तो मैंने उससे संपर्क किया और उन्हें कहा कि आप इनका क्लिनिक पे बैठिए और हमारा एक
जितना पेशेंट्स उनका आता है हर महीने वो तो है ही, और जितनी भी वो औषधियाँ बनती हैं वो सारी हम खुद बनाते हैं घर पे, उसकी मुझे पूरी जानकारी है। अच्छा क्योंकि मैं अपने पिताजी के लिए ये जो जितनी जड़ी बूटियाँ हैं खरीद के लाता था, अच्छा मैं खुद बना के उन्हें देता था, तो मुझे सारी जानकारी थी जानकारी दे। कि क्या क्या चीज़ें। तो किताब जो थी हमारी, जिसे पंजाबी उर्दू में हम हुद्दा बोलते हैं, वो किताब के नुस्खे भी हमारे पास थे, तो वो भी हमने उन्हें कहा कि आपको देंगे। तो इस तरह से बिज़नेस का मॉडल शुरू हुआ। करते करते मैं बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी उतार चढ़ाव आए, बट मैं तो मतलब कि अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ, 2-3 चीज़ें मैं आपको ज़रूर जी सर। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो आपने एक बात की कि प्रेरणा, यस सर। तो एक कविता की लाइनों से मैं अपनी बात कहना चाहूँगा कि वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। So nice. तो ईश्वर ने जब चीज़ें कुछ आपके लिए लिखी हैं और आप उससे पूरी ईमानदारी से अपने कर्म को आगे करते चलें, तो आपको कहीं मुश्किलात आएगी नहीं, आप खुद ब खुद उड़ना सीखेंगे। कैसा आपका जर्नी था, स्ट्रगल हाँ जी। क्या करना पड़ा आपको? हाँ, मैं 2-3 चीज़ें ज़रूर मैं यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, ताकि जो दर्शक हैं वो उससे रिलेट कर पाएँ और वो समझ पाएँ कि जब संघर्ष होता है तब हमें लगता है कि ज़िंदगी इतने इम्तिहान ले रही है, जबकि उस दौरान जो आप सीख रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी में कैसे काम आता है। जी जैसे मेरे पिताजी डॉक्टर थे, तो उनके क्लिनिक के इश्तिहार होते थे, पम्फलेट्स जिसे आप बोलते हैं, वो अम्बाला के आसपास एक मेला लगा करता था, तो वो मेला में मैं खुद इश्तिहार बांटता था। अच्छा और उस समय मुझे नहीं पता मैं क्या सीख रहा हूँ, बट मुझे आज लगता है कि लोगों के चेहरे पढ़ने सीख गया मैं। अच्छा मुझे लगा कि मुझे उस समय समझ में आता था कि ये वाला जो शख्स है ये मेरे इश्तिहार को जेब में रखेगा, ये वाला इसे फेंक देगा, और ये वाला जो है पकड़ेगा नहीं। तो मुझे लोगों को समझना आ गया, जिसे बोलते हैं कि आपका जो टीजी है, जो आपका टारगेट ग्रुप है, आपको उसकी आंखों से समझ में आने लग गया, उसके अंदाज से, उसकी वेशभूषा से समझ में आने लग गया कि कैसे है। जब हम इश्तिहार बांटते हैं तो सूचना कैसे आगे पहुंचाई जाए, ये आपको चीज़ समझ आ गई। तो मोटा मोटे तौर पे कुछ चीज़ें जो हैं वो आप ज़मीन पे भी सीखते हैं, और ज़मीन पे सीखी चीज़ें ज़्यादा काम आती हैं। आपको पहले से पता चल गया था, फिर आगे आगे आपने कैसे गए सर? जब मैंने अपने पिताजी को खोया, तो उस समय मैंने आपको अभी जिक्र किया कि आपने जो अभी बोले कि फ्रेंड से 2000 रुपया अपने मामा से 2000 रुपये क्या करने के लिए लिए थे? वो उनकी दुकान का शटर उठाने के लिए। जो मेरे पिताजी का क्लिनिक था बंद हो गया बंद हो गया था, 4 महीना से 5 महीना से कुछ गया नहीं। अच्छा तो वो बिजली का बिल देना था, कुछ सामान जो था, दवाइयाँ लेनी थी, तो एक शटर उठाने के पैसे जिसे आप बोलिए, उतना ही था। बट मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि वो पहली पूंजी थी, उसके बाद ना कभी किसी से उधार लिया, ना कोई बैंक का सीसी लिया, वहीं से रोटेशन हुआ, वहीं से चीज़ें आगे बढ़ी। हाँ जी, स्ट्रगल ज़रूर हुआ, बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बट 2008 तक तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। फ्रॉम 99 टू 2008 मैं कैसे इसमें आया, क्योंकि अभी तो मैं क्लिनिक की बात कर रहा हूँ। हाँ हुआ क्या कि क्लिनिक पे तो मेरे पास एक डॉक्टर था, फिर 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर, तो मैंने एक कंपनी आप बनाया, क्लिनिक चलाने लगे, जुनेजा क्लिनिक प्राइवेट, आयुर्वेदा मेडिसिन हाँ जी। देके? अच्छा एक कंपनी चलाने लगा, पहली कंपनी थी जो मेरी। उस कंपनी को सफलता मिली, बट मेरे मन में खुशी नहीं थी। मुझे लग रहा था कि ये जो चीज़ है ये नाकाफ़ी है, और मुझे लगता था कि अगर इतना मेहनत किया जाए तो इससे बेहतर हासिल भी किया जा सकता है। और दूसरा, अगर हमारी जो दवाइयाँ हैं उससे मरीज़ ठीक हो रहा है, तो वो सिर्फ अम्बाला के आसपास भी क्यों ठीक हो, वो, और आज हम उड़ीसा में बैठे हैं, हर दुकान पे हमारा क्यों नहीं होगा? हर दुकान पे आज पुनीत जी और मैं, हम कहीं पर जा रहे थे तो एक छोटे से गांव में रुके, वहाँ पर हमारी सारी जितनी मेडिसिन है वहाँ पर अवेलेबल थी। बात वही है कि अगर आपकी दवाई में पूरी फ़ायदा है, रिजल्ट ओरिएंटेड मेडिसिन है आपकी, तो अधिक से अधिक लोगों तक कैसे पहुँचे। पहला जो सीढ़ी है वो ज़्यादा मुश्किल होता है, बट जो रास्ता वो इसी तरह से चलता है, पहले से दूसरी सीढ़ी, दूसरी से तीसरी सीढ़ी। जैसे गाड़ी खड़ी है, उसको पहले
चलाना मुश्किल है, बट एक बार गाड़ी चलने लग जाए तो फिर अपने आप चलना शुरू हो जाती है। पहले तो आपने वो पिताजी का आयुर्वेदा क्लिनिक आपने चलाते थे, फिर आगे आपने कैसे गए? तो इति जी 2008 में 2008 से पहले की अभी बात कर रहे थे कि जो क्लिनिक चलाते थे, हाँ। बट क्लिनिक से क्या माइंड पे सेटिस्फेक्शन नहीं थी, तो 2003 में मैंने एक फार्मास्यूटिकल का लाइसेंस लिया और कुछ दवाइयाँ बाज़ार से थर्ड पार्टी हमने बनाई। अच्छा। हमारा पहला प्रोडक्ट था रॉयल कैप्सूल, जो जनरल डेबिलिटी के लिए था, सामान्य दुर्बलता के लिए, जनरल वीकनेस के लिए। इसी तरह कुछ और दवाइयाँ हमारी आई जिससे हमें कोई ज़्यादा पहचान नहीं मिली, और मैं उन दवाइयों को मार्केट में जो केमिस्ट होते हैं, फार्मेसी वाले, उनको बेचने जाता था अपने स्कूटर पर रख कर। तो उन्होंने भी मुझे बड़ा सिखाया। उन्होंने कहा कि आप ये जो दवा ला रहे हैं हमें बेचने के लिए, ये OTC का नहीं है, ओवर द काउंटर बेचने की दवाइयाँ अलग हैं, जिसे आप इस तरह से बेच सकते हैं। जो कंज्यूमर पुल जो है, कंज्यूमर कैसे लेगा, उसका तरीका तो हमें पता था, बट वो कैटेगरी कौन सी चीज़ करनी है वो हमें नहीं पता थी। तो कुछ बाज़ार ने सिखाया, कुछ हालात ने सिखाया, जो अपना अनुभव भी हाँ जी। उसमें आपका ऐड हो गया। आपका पहला कौन सा ब्रांड आया? मेरा पहला प्रोडक्ट जिसे राष्ट्रीय पहचान मिली और जिससे हमें जाना जाने लगा, वो था केश किंग। केश किंग बड़ा उसको पॉपुलर कैसे हुआ। सोचे आपने सर? केश किंग एक्चुअली सोचा कैसे कि जो बाल है वो हर एक के उम्र, हर एक की ज़िंदगी में कई बार आपके बाल एक बार तो झड़ते ही हैं। जी। जो बाल झड़ते हैं, बाल झड़ना कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि उसके लिए आप जाके मेडिकल स्टोर पे जाके सीधा डॉक्टर पे जाएंगे। लोग बहुत दुखी हो जाते हैं बाल झड़ने से सच्ची में। हाँ जी। तो जब हेयर फॉल होता है, आदमी दुखी होता है, और उसे कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी डॉक्टर से जाकर ट्रीटमेंट कराएगा। हम बात कर रहे हैं 2008 की, तब तो इतना इंटरनेट भी पॉपुलर नहीं था। तो आप क्या करते थे, उसका सबसे बेहतर तरीका था कि जो आपके आसपास मेडिकल स्टोर है, हाँ। उसे जाके पूछा जाता था कि कोई बालों के झड़ने का तुम्हारे पास कोई तेल है, कोई दवा है। तो इतनी दवाएं बाज़ार में थी नहीं, जितनी भी दवाएं थी हेयर फॉल के लिए थी जी, वो सारी थी फैशन से रिलेटेड, कि आपके जो हेयर है इससे स्टाइलिस्ट हों, आप सिल्की स्टाइल कर होगा, पाएंगे, ये सिल्की होगा, शाइन करेगा। बट कोई ये नहीं कह रहा था इसके आपका हेयर का हेल्थ इम्प्रूव होगा, और हमारे पास वो मेडिसिन थी जिससे हेयर का हेल्थ इम्प्रूव होगा। और हमने सीधा कहा कि अगर आपको फैशन चाहिए, स्टाइल चाहिए, तो आप ये वाला प्रोडक्ट लें, बट अगर आपको हेल्थ चाहिए हेयर का, तो आप हमारा प्रोडक्ट लें। फिर आप इसमें एरोमा मत ढूंढिए, फिर आप इसमें कि और तरह की चीज़ें मत ढूंढिए। एक ही बात कीजिए कि हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल आपका जो है एक इतने टाइम में आपको विजिबल रिजल्ट्स होंगे, और जो कि रिजल्ट्स उसमें थे। कंज्यूमर्स जब बेनिफिट हुए, और लेडीज़ में एक बात होती है कि जब उनको किसी चीज़ से फ़ायदा होता है, वो 10 लोगों को बताती भी है। जरूर। जो लड़के लोग हैं वो थोड़ा कंजूसी करते हैं लोगों को बताने में। तो जो हमारा TG था उस टाइम, हालांकि यूनिसेक्स था, क्योंकि केश किंग जो नाम है उसे लड़कियां भी यूज़ करती हैं, लड़के भी यूज़ करते हैं। जब लोगों ने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया, उन्हें फ़ायदा हुआ, और ख़ासतौर पे गर्ल्स ने, लेडीज़ ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाई, और ये एक रेंज बन गया। मतलब कि प्रोडक्ट अपने लॉन्च के 1 साल के अंदर अंदर बहुत बड़ी सेल में और बहुत बड़े शेयर में अपनी कैटेगरी में खड़ा हो चुका था। आपको सक्सेस मिल गया, कैसे लगा तब सर? पहला सक्सेस शायद वो होगा आपका। ये आपने बहुत खूबसूरती से सवाल किया, कभी किसी ने ऐसा पूछा नहीं। देखिए, आपको ना जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है, जब आप रोज़ एक सक्सेस हासिल करते हैं, वो सक्सेस जो है आपकी, वो आपकी असली आपको अंदर से ऊर्जा भरती है, आपको मोटिवेट करती है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए, मुझे इस प्रोडक्ट को और बेहतर बनाना चाहिए, मुझे इस प्रोडक्ट को और लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। और डर भी लगा कि जितनी तेज़ी से ये ऊपर जा रहा है, इसे वहाँ पर मेंटेन भी रखना है और आगे भी लेके जाना है। तो क्या मैं जस्टिस कर पाऊँगा कि नहीं? क्या मेरे पास एफिशिएंट टीम है कि नहीं? क्या किसी तरह से जो मेरा कंज्यूमर है वो मेरे प्रोडक्ट को लेके कोई नई उसके मन में क्वेरी तो नहीं है? तो एक मिला-जुला, आप समझिए कि आपके अंदर भाव होता है, पर बड़ा भाव ये था कि आपको
आपको फ़क्र होता है कि हाँ मैंने एक चीज़ सोची और मैंने की। मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा इधर। जी मुझे लगता है कि जो सक्सेस है वो बड़ा डीपर वर्ड है। हम ना सक्सेस को जनरली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना मान लेते हैं कि हमने पैसा कमा लिया हम सक्सेसफुल हो गए, जबकि सफलता सिर्फ वो नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आपने आज रात को सोचा कि कल सुबह मैंने 6 बजे वॉक पे जाना है, मैं वॉक पे गया तो मैं सक्सेसफुल हूँ, नहीं गया तो मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। अगर मैंने सोचा कि मुझे आज दोपहर में ये काम करना है या शाम को ये काम करना है, या मुझे आज अपने पेरेंट्स के साथ या दोस्तों के साथ किसी अच्छे विषय पे बात करनी है और मैंने वो किए, तो मैं सक्सेसफुल हूँ। हम छोटे छोटी सक्सेस से बड़ी सक्सेस की ओर बढ़ते हैं, जी सर। बड़ी सक्सेस से छोटी सक्सेस की ओर नहीं, छोटी सक्सेस से बड़ी सक्सेस की ओर बढ़ते हैं। और सक्सेसफुल होना एक आदत है। जब आपको एक आदत लग जाती है, आप एक सोचते हैं हासिल करते हैं, सोचते हैं हासिल करते हैं, सोचते हैं हासिल करते हैं, तो आपको उसकी आदत भी लग जाती है। फिर आप उसी तरह से साइंटिफिक तरीके से सोचते हैं। और एक आदमी जो सक्सेसफुल नहीं होता, फिर हर छोटी छोटी चीज़ में भी सक्सेसफुल नहीं होता। तो मुझे लगता है कि अगर आप ये रोज़ सेंस ऑफ अचीवमेंट अपना महसूस करना चाहते हैं, तो अपनी आदतों पे ईमानदारी से एनालाइज करना चाहिए, खुद से सच्चाई से बात करनी चाहिए। सर फिर दूसरा को आप कैसे मार्केट में लाए? कि पहला आपका गया केस किंग, फिर डॉक्टर अर्थो कब आया? केश किंग जो ब्रांड हमने बनाया, केश किंग के बारे में एक सबसे बड़ी बात जिससे हमें पूरी हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी हमें ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, वो ये कि केश किंग को एक्वायर करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने अपना इंटरेस्ट बताया कि हम आपका प्रोडक्ट जो है वो एक्वायर करना चाहते हैं, इसको ख़रीदना चाहते हैं। हमें तो मालूम नहीं था कि प्रोडक्ट जो है वो नाम को भी बेचा जा सकता है। फिर कुछ हमने एजेंसीज हायर की और उन्होंने बताया कि हेयर केयर बिज़नेस को कैसे बेचा जाना चाहिए। तो बिज़नेस को बेचने की बात हो रही थी। अच्छा। एक बहुत अच्छी वैल्यूशन पे, मतलब वो जो बिज़नेस 2000 रुपये से शुरू किया गया था, उसका एक छोटा सा पार्ट हेयर केयर बिज़नेस लगभग 1700 करोड़ रुपया में बेचा। अच्छा। तो 1700 करोड़ एक बहुत ह्यूज फिगर थी। यस, बहुत बड़ी बात है। और हालांकि जो हमारा जो ब्रांड नेम था वो भी पूरा उसने जस्टिस किया, और हमारे पास और भी इससे बेहतर प्रपोजल भी थे। परंतु हमें ये भी ज़रूरी था कि जो भी इस बिज़नेस को ख़रीदेगा कल वो इस बिज़नेस से जस्टिस करे, क्योंकि जो कंज्यूमर है जो आज एक विश्वास के साथ एक ब्रांड को परचेज कर रहा है, कल उसको रिज़ल्ट वही मिले। और अगर उसे अपने पास की दुकान पे मिल जाता है तो उसी तरह से मिले। तो कोई नया, मान लीजिए कोई नया कंपनी आकर हमें अधिक पैसा भी दे देता, कोई इंटरनेशनल कंपनी जो एंटर करना चाहता है इंडियन मार्केट में, और वो हमें अधिक पैसा भी दे देता, तो भी हमारा इंटरेस्ट नहीं था। हमारा इंटरेस्ट था कि हमारा कंज्यूमर से जस्टिस होना चाहिए। फिर आपका डॉक्टर अर्थो कब आया? डॉक्टर अर्थो जी, फिर हमने केश किंग के बाद तो पहले थोड़ा सा सभी चीज़ों को लिक्विडाइज करने के बाद इसके बीच कोई आपका एडवाइजर था? नहीं। इति जी, देखिए जो ब्रांड्स हैं वो तो मेरे ब्रेन में भी हैं। हालांकि देखिए किसी भी प्रोडक्ट से ब्रांड का जर्नी तो टीम वर्क है। कोई भी प्रोडक्ट अगर ब्रांड बनने, टीम वर्क का हर एक का योगदान होता है, और हर एक का योगदान someone should be the head ना। हाँ जी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ब्रांड का विजुअलाइजेशन है और जो उसका इमेजिनेशन है वो मेरी अपने मन की और अपने दिमाग की उपज थी, और मैं गैप समझना जानता हूँ। देखिए कि आपको ना, मैंने बताया ना कि जब हम इश्तिहार बांटते तो मुझे समझ में आने लगी लोगों की। जब मैं अपने पिताजी के साथ क्लिनिक पे बैठता था, मुझे समझ में आने लग गया कि जो पेशेंट है, जो किसी बीमारी से चिंतित है, उसको क्या चाहिए। जो दवाइयाँ बनाते थे तो समझ में आने लगी। इतने क्लिनिक का प्रैक्टिस लंबा चला तो उसमें समझ में बढ़ोतरी हुई, और ये समझ में आया कि जो आपका प्रोडक्ट है वो एक हमारा बेसिकली क्या, हमेशा हम एक सोल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट पे गए हैं कि जो आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस करता है जनरली। ये मेरा ब्रेन बेबी था कि इसमें गैप क्या है। जैसे केश किंग के टाइम पे गैप ये था, बात सिर्फ स्टाइल की थी, बात सिर्फ फैशन की थी, हम हेयर हेल्थ में है। अब डॉक्टर ऑर्थो में गैप क्या था? डॉक्टर ऑर्थो में गैप ये था कि जितने भी प्रोडक्ट थे बाजार में, उस सब कह रहे थे दर्द मिटाए चुटकी में, इंस्टेंट इंस्टेंट इंस्टेंट। बट वो इमीडिएट वाला, अगर मान लीजिए आपने पेन किल होने के बाद, पेन तो किल हो गया, बट उसका रेमेडी क्या है कि अगली बार दर्द ना हो, शरीर अंदर से स्ट्रॉन्ग कैसे हो, बॉडी को अंदर से ताकत कैसे मिले।
तो उसके लिए प्रोडक्ट जो है वो लोगों को इतना ज़्यादा मालूमात नहीं थी। तो डॉक्टर ऑर्थो एक ऐसा नाम सामने आया जिसने लोगों को एडुकेट किया कि अगर आपको अपना जॉइंट पेन के ऊपर आपको काम करना है और आप चाहते हैं कि आपका शरीर दर्द में ना रहे, तो आप अपनी लाइफस्टाइल में ये चेंजेस कीजिए, आप अपने खाने पीने में ये चेंजेस कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मेरे को किसी प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो आप किसी भी अच्छे तेल से, जैसे तिलों के तेल से, किसी तेल से मालिश कीजिए, या इस विधि से तेल बनाइए जिस विधि से हम बता रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें ये सारा काम ताम झाम में नहीं करना और हम अपने पास से ला सकते हैं और आपके यहाँ पर मिलता है, तो आप अपनी बाजू की दुकान से डॉक्टर ऑर्थो ले आए। और आज आप देखिए कि मैं तो जिस गली मोहल्ले या मैं कहीं भी जाता हूँ, हर आदमी डॉक्टर ऑर्थो का तो यूज़ कर रहा है और बड़ा खुश होता है, बहुत गर्व से बताता है। चाहे हमारे छोटा गली मोहल्ला से लेकर सरकार संसद तक हर जगह हमारा प्रोडक्ट यूज़ होता है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। और उतनी जिम्मेवारी भी महसूस होती है कि अब हमारा जिम्मेवारी बड़ा हो गया है और लोगों की सोच से और जस्टिस करना है, और प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट है उसे डे बाय डे रिज़ल्ट ओरिएंटेड मेंटेन रखना है, जितना ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड ब्रांड है। सर, एक बात होता है एंटरप्रेन्योरशिप, एक बात होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों को आप कैसे जोड़ेंगे सर? मुझे ये लगता है कि अगर आप ईमानदारी से अपनी एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को सर्व तो कर ही रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में आपने सबसे पहले आपने अपने कंज्यूमर के साथ ईमानदारी से काम किया, जो उन्हें चाहिए आपने उन्हें दिया, और उनकी प्रॉब्लम को ठीक किया, उनकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया, उनके एक्सपीरियंस को आपने जो है उसमें बढ़ोतरी की। दूसरा है कि जब आप कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, तो आप सर्टेन टैक्सेस होते हैं, आपने एम्प्लॉयमेंट पैदा की, रोज़गार के नए आपने अवसर बनाए अपने शहर में और अन्य शहरों में। जैसे मान लीजिए, अगर आज हम भुवनेश्वर में बैठे हैं, तो कितने जो स्टोर्स हैं जो आज चेन में सुपर स्टॉकिस्ट को जाएगा, स्टॉकिस्ट से रिटेलर को जाएगा, या ई कॉमर्स में से आता है, तो मल्टीपल व्हीकल्स इसमें जो है एंगेज होते हैं। अगर हम एडवर्टाइज़ करते हैं तो मल्टीपल मीडिया एंगेज होता है, तो यहाँ सब जगह एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और दूसरा ये है कि जब आप हर स्टेज पे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो देते हैं, तो मुझे लगता है सबसे पहला काम जो है वो ये है कि आप अपने कंज्यूमर से और अपने गवर्निंग अथॉरिटीज़ से पूरा ईमानदारी से जस्टिस करें, अपने हिस्से का जो टैक्सेस हैं वो पूरी ईमानदारी से दें, उसमें किसी तरह से कोई छोटे रास्ते मत ढूंढें। और उसके बाद जब आपके पास पोस्ट टैक्स आपका जो अर्निंग हुआ, उस पे आप प्लान करते हैं कि हाँ, मुझे इसमें अब आगे सोसाइटी के लिए क्या करना है। जैसे मैं सबसे पहले मैं यहाँ पर ज़रूर एक नाम मैं मेंशन करना चाहूँगा, आपके जो ब्रदर हैं श्री अच्युत सामंता जी, उनकी जो ज़िंदगी है वो एक प्रेरणा स्रोत है। तो एक समाज सेवी के तौर पे, एक सांसद के तौर पे, एक उद्यमी के तौर पे, उन्होंने लाखों बच्चों की ज़िंदगी, खासकर जो आदिवासी छात्रों को उन्होंने एडुकेट करके उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के मौके बनाने में मदद की है। वहाँ से जो है हज़ारों लोग प्रेरणा ले सकते हैं। उसमें जिस तरह से आप मदद करती हैं, वहाँ से हज़ारों लोग प्रेरणा ले सकते हैं। अब उस लेवल पे तो नहीं, बट मैं, मेरी वाइफ, मेरी सिस्टर, हमारा अपने पिताजी की याद में एक हमारा चैरिटी, हमारा एक ट्रस्ट है जो उनकी याद में है, जिसका नाम है IKJ केयर फाउंडेशन। तो क्या होता है उसमें? IKJ केयर फाउंडेशन में जनरल जो भी ज़रूरतें हैं समाज की, जैसे अब कोविड में एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, तो हमने 4 एम्बुलेंस डोनेट की, जिसमें एम्बुलेंसेस से पेशेंट को लाया गया, सही जगह पहुंचाया गया। वहाँ पर राशन नहीं मिल रहा था, अभी कोविड की बात जैसे करते हैं, वहाँ पर सामान नहीं पहुंच रहा, तो वॉलेंटियर्स ने अपनी चीज़ें की, उनको सामान मुहैया करवाया गया। बच्चों की शिक्षा के लिए, जैसे मान लीजिए हमारे वहाँ स्कूल है, वहाँ पर किसी तरह से कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर पंखे भी नहीं हैं, जहाँ पर खाने के लिए चीज़ें नहीं मिलती, बच्चे लोग जो है वो डिप्राइव्ड हैं कई चीज़ों से, वहाँ पर जाकर थोड़ी हेल्प की। तो मतलब जहाँ जहाँ छोटी छोटी पॉकेट्स, जिस पॉकेट में आपको लगता है आप जाते हैं और उस पॉकेट में आप
उनका लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने का कोशिश करते हैं। मैंने ये क्वेश्चन आपको किया इसीलिए, डॉक्टर ऑर्थो जो आपने निकाला है ये लोगों को हेल्प भी करता है, सेवा भी करता है, मेडिसिन भी देता है, फिर इसमें एंटरप्रेन्योरशिप भी हो जाता है। सर जैसे एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने आपको बोले, एंटरप्रेन्योरशिप लोग तो बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, लेकिन संजीव सर जैसे नाम तो सबने नहीं कमाते हैं। वो जो एंटरप्रेन्योरशिप के साथ नाम कैसे जुड़ता है सर? जैसे कि लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि मैं भी बोली कि मुझे आपसे कुछ सीखना है, आपके साथ बात करना है, ये मेरा बात नहीं है। आप बहुत बड़े बड़े इंटरव्यू दे चुके हैं, बहुत कुछ बता चुके हैं, इसमें नाम कैसा जुड़े सर? पहली बात तो ये कि आप ईमानदारी से अपना काम करेंगे ना तो सब चीज़ें खुद भाग के आती हैं। दूसरा जो आपका सवाल है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप तो सभी करते हैं, उसमें आपने प्रोडक्ट को ब्रांड बना दिया, वो तो चलिए ठीक है, कई प्रोडक्ट ब्रांड बने हैं, बट फाउंडर प्रमोटर खुद ब्रांड बन जाता है, उसका रास्ता क्या है? अगर नटशेल में ये सवाल मैं समझ पाया हूँ तो मेरे को ये लगता है कि उसमें हमारा तो योगदान कम है। योगदान जो है वो हमारे मीडिया पार्टनर्स का, जैसे आज मैं आया और आपने मौका दिया मुझे यहाँ बैठने का, तो मैं ये कहूँगा कि मुझे संकोच नहीं, मैं आ गया, आपने सवाल की, हमने अपनी बात कही। आज का दिन आपको पता है हमारा बड़ा व्यस्त रहा और मैं सुबह से पूरा दिन आप पूरी गए, कोणार्क गए। हाँ, मैं 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं मिला, बट आते ही और आपने कहा कि इधर आना, हम आ गए। तो मुझे बहुत लगता अच्छे है से आप आए, रिलैक्स मूड में, हमको कुछ पता नहीं चला कि आप इतना बिजी हो। तो मुझे लगता है कि वही कि जो समय है उस समय से आप पूरा न्याय करें, और जब सवाल कहा जाता है ईमानदारी से उसका जवाब दें। बनावट जो है वो पकड़ी जाती है, अगर आप सच्चाई रखेंगे तो लोगों को पसंद आती है और याद रह जाती है। पीछे मेरा एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ, उसमें मैंने देखा कि कोई एक छोटा सा विचार था, वो उन्होंने सोशल हैंडल्स पे डाला तो 1 लाख लोगों को शेयर किया गया था। व्यूज़ तो कई, लाइक्स तो कई होते हैं, उसमें मैंने देखा था। पर मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि बिज़नेस की छोटी छोटी बातों को जब आदमी एक दूसरे को शेयर करता है और वो इतना बड़ा नंबर कि 1 लाख लोगों को शेयर होगी चीज़, तो लगता है कि देखिए आज का जो यूथ है भूखा है। जी सर, मैं उसे वही पूछने वाली थी। आज का यूथ भूखा है, ऐसा नहीं है, उसे खोज करनी आती है और अच्छी चीज़ों में खुद पहुंच जाता है। मुझे लगता है अपनी बात को हम पूरी ईमानदारी से कहें और किसी को मिसलीड मत करें। सर ये एंटरप्रेन्योरशिप को यूथ के साथ आप कैसे जोड़ेंगे? आज का यूथ के साथ क्या बोलेंगे उनको आप? मैं इति जी आपके चैनल के माध्यम से आज के यूथ को 2 चीज़ें बड़ा जोर दे के कहना चाहता हूँ। पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि किसी और के जैसा मत बने। अच्छा। ये नहीं कि आपने आज किसी एक सक्सेसफुल स्टोरी को सुन लिया और आप उसकी तरह बनने की कोशिश करें, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले अपने आप को जानना है, आपका स्ट्रेंथ और आपकी नेक क्या है। हो सकता है जो आपका लेगेसी बिजनेस हो वही बहुत पोटेंशियल हो, अभी अंडररेटेड रहा हो सकता है आपके अंदर जो योग्यता हो किसी ऐसी चीज़ की हो। तो मतलब कि आपका अगर रास्ता ठीक होगा तो मंजिल ज़रूर आएगी, रास्ता गलत होगा तो मंजिल कैसे आएगी। तो पहली बात, किस रास्ते पे चलना है ये बड़ा सोच समझ के लेना है, और उसमें सबसे ज़रूरी बात कि आपकी नेक क्या है, आपकी स्ट्रेंथ ताकत क्या है, उसको पहचानना ज़रूरी है। अगर आप सिंगर नहीं हैं, आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, तो जिद छोड़ दें कि मुझे सिंगर ही बनना है। हो सकता है कि आप बॉक्सर अच्छे हो। आप अगर बॉक्सर हैं और सिंगिंग का काम कर रहे हैं, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी से न्याय नहीं किया। खुद को पहचानना चाहिए कि मेरे अंदर क्या ताकत है, उस दिशा में आगे बढ़े, पहली बात। दूसरी बात, कंजर्वेटिव होना चाहिए। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि ज़िंदगी में अगर आप 5, किसी को भी पहले अटेम्प्ट पे सफलता नहीं मिलती। मैंने कहा था कि एक एक कदम से इंसान ऊपर चलता है, एक एक सीढ़ी से ऊपर जाता है, और ऐसा नहीं है कि कोई आपको पहली बार में आपको ऐसी सफलता मिल गई तो उसी तरह से आप नीचे भी आ जाएंगे, क्योंकि आपको रास्ते का समझ नहीं आया। तो जब भी कोई नया बिजनेस कोई आज का युवा करे, वो ये मान के चले कि इसमें मुझसे गलतियां होंगी। तो आपने पहला अटेम्प्ट किया, हो सकता है उसमें कामयाबी ना मिले, दूसरा किया, हो सकता है उसमें कामयाबी ना मिले, तीसरा किया, हो सकता है वो भी ना चले। ये मान के चलें कि आप अपना 100%, मान लीजिए अगर आपने 100 रुपया से काम शुरू करना है,
पहले दिन 100 रुपया लगा देंगे, वो चीज़ अगर ख़त्म होगी तो अगली बार क्या करेंगे? किसी भी बिजनेस में 2 चीज़ें लगती हैं, आपका अपॉर्चुनिटी और आपका पैसा। अपॉर्चुनिटी पूरा लगा के रखें, अपना मेहनत पूरा लगा के रखें, जो आपने पैसा लगाना है उसको 5 भागों में बांटें और अपने किसी भी बिजनेस को टाइम लाइन दें कि मैं इतना पैसा लगाऊंगा, इतनी मेहनत लगाऊंगा, 3 महीने में बिजनेस यहाँ होगा, 6 महीने में यहाँ होगा, 9 महीने में यहाँ होगा। अगर वहाँ से कोई पोटेंशियल दिखता है तो आगे चलें, वहाँ से कोई पोटेंशियल नहीं दिखता तो एनालाइज करें गलती कहाँ हुई है। बीच में हर 3 महीने में एनालाइज करें गलती कहाँ हुई है। रिस्क रिवार्ड रेशियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितना रिस्क कितना रिवार्ड, और अपना ज़रूर ध्यान रखें। कभी भी मतलब कि किसी भी चीज़ के लिए इतना आपने नहीं अंदर चले जाना कि आप उसकी जिद ही पाल के रख लें कि नहीं मुझे यही करना है, मुझे यही करना है। अगर मान लीजिए कोई गलती होगी, एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली, दोबारा अटेम्प्ट कीजिए। फिर भी मान लीजिए कमी, एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली। देखिए मेरे से गलती कहाँ हो रही है। जो इंसान अपनी गलती को पहचान जाएगा वही गलती ठीक कर पाएगा। गलती ना हो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं, गलती होकर पहचान में आ जाए ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो गलती दोबारा नहीं होगी। अभी हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप का सिचुएशन कैसा है सर आपके आज हिसाब हाँ से? जी, आज का जो समय है वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि आज इतने माध्यम आ चुके हैं हर चीज़ के। मान लीजिए अगर आज हम एक एक घर में बैठे हैं, वहीं पर कोई बिज़नेस शुरू करते हैं तो आप ई-कॉमर्स से उसे बेच सकते हैं। मान लीजिए आज किसी ने कोई किसी मान लीजिए कोई किताब का कोई काम शुरू किया, किताब लिखी, तो अपनी किताब को वो ई-कॉमर्स पे बेच सकता है। किसी ने कोई कपड़े का बिज़नेस शुरू किया तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको जाकर डिस्ट्रीब्यूशन बनाने हैं, दुकानें बनानी है, चीज़ें करनी है। सबसे पहला काम, क्या लोग मेरे प्रोडक्ट को पसंद करते हैं कि नहीं, अब ई-कॉमर्स मॉडल पे जाके बेच सकते हैं। पहले क्या था, जब आप विज्ञापन देते थे तो पूरे हिंदुस्तान में छपता था, अखबार में दिया, आपने काम करना है एक छोटे से शहर में, तो आपका विज्ञापन पूरी इंडिया में चला जाए, उससे क्या लाभ, क्योंकि वहाँ आपका प्रोडक्ट तो है नहीं। तो आज आप उतनी ही जगह पे विज्ञापन कर सकते हैं, उसी एज ग्रुप में विज्ञापन कर सकते हैं, उसी जेंडर में विज्ञापन कर सकते हैं जो आपका टीजी है। तो आज अपने टारगेट ग्रुप को टारगेट करना इज़ मच ईजियर। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, आपके मोबाइल में सारी इन्फॉर्मेशन है, आपने वहाँ पर निकाला। कोई कंपटीशन का इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई स्टडी चाहिए, बाज़ार में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें आज से पहले कहाँ थी। तो आज एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जिसे काम करने का शौक है और जिसे समझ है, उसके लिए आज का मौका ज़्यादा बहुत अच्छा है। इसके बीच आपका फैमिली लाइफ कब शुरू हुआ सर? शादी कब हुआ? अच्छा, मेरा शादी कब हुआ? पर्सनल हाँ जी, क्वेश्चन। हाँ नहीं बिल्कुल कुछ भी पर्सनल नहीं है ऐसा। मेरा शादी 2000 में हुआ थी जी, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट। मेरी जो वाइफ है उनके आने से मेरी ज़िंदगी में सिर्फ आगे कहते हैं हमारे क्या कहते हैं कि लक्ष्मी के स्वरूप में आती है जब घर में कोई औरत आती है। तो उनके आने से जो चीज़ें बहुत बेहतर हुई। तो मैं कई बार कोई मुझसे पूछता है कि आप अपनी सक्सेस किसे कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, किसे डेडिकेट करना चाहेंगे, तो मुझे लगता है कि मुझे जो मेरी वाइफ है, शी इज़ द मेन सोर्स बिहाइंड माई सक्सेस, बिकॉज इट हैपन्स जब वो हमारे घर में आई और हमारी तकदीर के साथ उनकी तकदीर जुड़ी। सो नाइस। आपका एक बेटा है, एक बेटी है। ऐसे बातों बातों में कल बात हो रहा था आपके साथ कि आप बोल रहे थे कि मैं ज़्यादा टाइम फैमिली को देता हूँ, कम टाइम बिजनेस को देता हूँ। कैसे आप शेयर करते हैं सर? नहीं तेजी, ये बड़ा ज़रूरी है और मैं ये चीज़ भी बहुत जोर दे के कहना चाहता हूँ। देखिए होता क्या है कि प्रोफेशनल लाइफ में लोग अपनी पर्सनल लाइफ को भूल जाते हैं, पीछे रह जाती है, और उम्र के एक पड़ाव में याद आती है कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं, कोई ज़िंदगी ऐसे ही निकल गई। तो मुझे लगता है कि बैलेंस जो है अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो आप ज़्यादा देर तक ऊर्जावान नहीं रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे, युवा नहीं रहेंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है बैलेंस। खुश रहने के लिए आप बैलेंस बहुत होना हैंडसम हो ज़रूरी है। लेकिन। जी थैंक यू। वो उसका भी जो क्रेडिट है वो आप जो घर के सारा सदस्यों जी, को दीजिए, सारा जी को दीजिए। आपके वाइफ। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर घर से अगर आप झगड़ा करते हैं तो वो आपके चेहरे पे तनाव रहता है। जरूर। जब भी आप ऑफिस में जाएं, ऑफिस की ही बात करेंगे क्योंकि मेरा तो जो रूटीन ऑफिस का है, आपके पास पहली बात तो ये कि अपने अगले दिन का काम जो है वो लिखा होना चाहिए।
और प्रायोरिटी वाइज काम होना चाहिए। एक स्टेज के बाद, अगर मैं अपने लेवल की बात करूं, एक स्टेज के बाद आपको काम डिप्यूट करने हैं। आप हर काम को खुद करने की कोशिश ना करें। लीडर वो जो लीडर बनाए, जो लीडर बना रहेगा वो ज़िंदगी में सारी चीज़ें फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। काम हो सकता है कि आप सबसे बेहतर करते हो, पर दूसरों को मौका दो, भरोसा करो। तो मुझे लगता है कि सिर्फ आप अपने पास सिर्फ चीज़ें एक ऐसा हायरार्की बना दें कि आपके पास चीज़ें आए, सामने से समझ आए कहाँ हो रहा है, कहाँ गलती है, या पहले बता दें कि यहाँ पर गलती होने की संभावना है, ये मत करो, काम लोगों को करने दो। कितना कीजिएगा? अभी गाड़ी भी खुद चलाइएगा तो वहाँ पर जो ज़रूरी काम है वो कैसे कीजिएगा? घर में खाना भी अगर मान लीजिए हर टाइम खुद बनाइएगा तो उस टाइम पे जो ज़रूरी काम है कैसे कीजिएगा? तो काम सौंपने पड़ते हैं, जैसे घर के काम सौंपने पड़ते हैं वैसे ऑफिस में ऑफिस काम का काम सौंपने भी सौंप- पड़ते हैं, तो अपने आप बैलेंस हो जाता है। आपका एक बेटा एक बेटी क्या कर रहे हैं सर? मेरा जो बेटा है वो अभी 19 साल का है, बेटी जो है मेरी 21 साल की है। दोनों बच्चे मेरे साथ हैं। मैं ऑफिस में अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। आपके साथ मिल गए हाँ जी, बिजनेस तो में। जैसे मेरी जो डॉटर है वो प्रीमियम आयुर्वेदा हमारी जो रेंज आने वाली है नई, उसके ऊपर काम कर रही है। और उन्होंने अभी बॉलीवुड में एक पिक्चर भी की है। आपकी बेटी? हाँ जी, अगले 4 या 5 महीनों में रिलीज़ होगी। अच्छा, हाँ जी, सो नाइस। अब देखते हैं कौन सी दिशा में आगे बढ़ेंगे, 2 या 3 हाँ, वो तब से उन्होंने आपने काम कुछ शुरू बताया किया। या वो लोग खुद जा रहे हैं आपके साथ? मैंने उन्हें कनेक्ट करने में तो मदद की है हाँ। कि जैसे अगर उनमें कोई प्रतिभा है तो उन्हें नहीं, कनेक्ट आपके कर दिया। बिजनेस में। मेरे बिजनेस में तो बिल्कुल वो अभी तो मेरे से जैसे जो भी स्लाइड्स बनाते हैं एक बार मुझे दिखाते हैं, अच्छा, बट वो खुद इंटरेस्टेड हाँ है? बिल्कुल खुद इंटरेस्टेड हैं। वो खुद स्लाइड्स बनाते हैं, खुद काम करते हैं, मुझे लाते हैं, दिखाते हैं, मैं उन्हें बताता हूँ कि आप ऐसा ये चीज़ मत कीजिए, ये चीज़ कीजिए। अगर ऑफिस में वो हैं तो वो उसी तरह से अपने कामों को प्रेजेंट करते हैं जैसे बाकी मेरे कंपनी के अन्य लोग करते हैं। अच्छा, लेकिन वो और जो इंटरेस्टेड मेरा है। बेटा है वो मेरे स्टॉक प्रोफाइल को, स्टॉक मार्केट को स्टडी करता है। हमारा एक घर दुबई में है अच्छा, और दुबई में जो हमारे अभी कुछ बिजनेस हम आगे करना चाहते हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को स्टडी कर रहे हैं। वो हर कोई अपने अपने काम को बड़ी खुशी से और अपने रोल को बड़ी मजबूती से निभा रहा है। अगर मैं पूछूं आपको फिलोसफी ऑफ योर लाइफ, आपका जीवन दर्शन क्या है, आप क्या बोलेंगे सर? देखिए, जीवन का दर्शन तो सबसे पहला यही है कि आप खुश रहें और लोगों को खुश रखें। देखिए, ये इतना सहज बात नहीं है। हाँ नहीं, मैं ये भी खुद खुश रहे, और दूसरों को खुश खुश रहे। रखना। और ये एक दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हाँ, आप अगर दूसरों की खुशी देख के आपके चेहरे पे खुशी आती है, सिर्फ इतनी चीज़ ठीक हो जाए तो भी आप बेहतर हो जाते हैं। दूसरा, अगर आप मेरा फ़िलॉसफी ऑफ लाइफ की बात करें तो मुझे लगता है कि आदमी अपनी ज़िंदगी में अपने प्रथम कर्तव्यों को, जो आपके पहले कर्तव्य हैं, मैंने जैसे कहा सफलता एक आदत है, वैसे कर्तव्यों की पूर्ति भी एक आदत है। तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति जो अपने परिवार के लिए अच्छा है वो समाज के लिए अवश्य अच्छा बनेगा। और जो अपने परिवार के लिए ही वही चोरी करता है, ईमानदारी नहीं बरतता और वहाँ पर ठीक नहीं है, तो वो अगर कहता है मैं समाज के लिए अच्छा हूँ, तो वो समाज के लिए अच्छा नहीं है और किसी और इच्छा से ऐसा होने का एक्टिंग कर रहा है, जबकि वो ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले बेहतर इंसान बने, अपने आप से ईमानदारी से बात करें, खुद को झूठ मत बोलें, आप खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपने जो बेसिक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पहली, उसे पूरा करें और अपने आप रास्ते बनेंगे। आपका लाइफस्टाइल कैसा है सर आजकल? कैसे आपका दिन बीतता है सुबह से रात तक? मेरा लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा है और मैं लोगों को लगता होगा कि सुबह उठते हैं और सुबह उठेंगे पहले तो जो है सैर करने जाएंगे और फिर वहाँ पर आपका कुछ लोग हैं जो आपको आके रिपोर्ट कर रहे हैं कि ऑफिस में क्या होने वाला है। जनरली जो लोगों का एंटरप्रेन्योर्स का लाइफस्टाइल होता है। हाँ, और खाने की मेज पे बैठे हैं तो सामने कोई वीडियो कॉल चल रही होगी, वहाँ पर अलग अलग जगह पे काम बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें जो है ज़िंदगी को ख़राब करती है। मेरा ऐसा लाइफस्टाइल ऐसा है, मैं तो सुबह उठता आराम से हूँ, 9 बजे, कई बार 10 बजे तक उठता हूँ। 9 बजे से पहले तो उठते ही नहीं हम, क्योंकि हमारा अच्छा। रात को सोने का रूटीन बड़ा लेट का है। तो 9-10 बजे हम उठते हैं। तो पहले हम, मेरे वाइफ जो हैं वो अपने जिम करती हैं, मैं
सुबह हर रोज़ स्विमिंग करता हूँ। अच्छा, तो हमें हर रोज? हर रोज़ मेरे घर में एक स्विमिंग पूल है, तो मैं 30-40 मिनट स्विमिंग करता हूँ। और उसके बाद पहले ऑफ कोर्स पहले फ्रेश हुआ, फिर स्विमिंग की, उसके बाद अपना नहाए और फिर हमने ब्रेकफास्ट किया। तो ब्रेकफास्ट करते करते आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं हम 1 बज जाता है। 1 बजे से पहले कभी हमारा नाश्ता ही नहीं होता। अच्छा, हालांकि उससे पहले जो हमारा रूटीन है, कोई गर्म पानी पीना और थोड़ा लेमन वाटर लेना, वो तो हाँ, पहले हो गया। बट जो हमारा प्रॉपर नाश्ता है वो 12:30 या 1 बजे के बीच होता है। अच्छा, और मैं उसके बाद कुछ कॉल्स लेता हूँ। मैं अपने ऑफिस 3 बजे जाता हूँ, दोपहर के 3 बजे, अच्छा, और मैं 7 बजे आ जाता हूँ। बट 4 घंटे में मैं जितने भी हमारे बिजनेस की जितनी भी क्वेरीज है, कोई भी ऐसा सवाल नहीं होता जो लोगों को जवाब ना मिला हो। इस अच्छा, 4 घंटे में सारे काम हो जाते हैं, वक्त बच जाता है। अच्छा, हाँ जी। और रात को जैसे मैं अगर ऑफिस से जब आ जाता हूँ, तो फिर उसी तरह से फिर हम हस्बैंड वाइफ रात को एक बार वॉक पे चले जाते हैं, बातें हो जाती हैं। कभी किसी अपने और दूसरे रिलेटिव के साथ चला जाता हूँ, कभी सिस्टर आई है उनके साथ चला गया, कभी मेरे ब्रदर इन लॉ आए हुए हैं उनके साथ चला गया, या कभी किसी ऑफिस से किसी को बुला लिया, तब बात होगी जो बात ऑफिस में नहीं हो पाई। और शाम को फिर हमारा कुछ आपके सोशल आपकी लाइबिलिटीज़ भी होती हैं, आपके सोशल कनेक्शंस भी, हाँ, आपको वहाँ भी जाना है। बट रात को फिर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हम रात को तकरीबन 11 बजे के आसपास सभी बच्चे, मैं, वाइफ सभी इकट्ठा हो जाते हैं, फिर खूब बात करते हैं। और सोते सोते हमें 1-2 बज जाते हैं, क्योंकि सोते हो कभी कुछ, या तो कई बार मैं कोई ज़रूरी लेक्चर सुन लेता हूँ, या मैं कभी कोई किताब पढ़ लेता हूँ। सर आदमी कितना काम करने के बाद, जैसे कि आप बोले कि मैं रिलैक्स उठती हूँ सुबह 9 बजे, कितना काम करने के बाद रिलैक्स उठेंगे 9 बजे? मुझे ये लगता है कि जो रात को जब आप सोते हैं, तो उस टाइम आपने खुद को क्या कहा, ये ज़्यादा ज़रूरी है। जब रात को सोते हैं और आपको लगा कि नहीं, मैंने आज का दिन जो बड़े अच्छी तरह से बिताया, और आज जितने मेरे काम थे मैंने सारे किए, और आप एक लंबी लिस्ट लेके ना सोए, आपने रात को ज़्यादा परेशानियां नहीं लेके सोए, तो सुबह आप आराम से उठेंगे। और सोते ही आपको लगता है कि ये चीज़ रहेगी, वो चीज़ रहेगी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये लिखो, वो करो, मेल लिख रहे हैं रात को, तो सुबह परेशानी से उठोगे। तो मुझे लगता है ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, जितना हो पा रहा है उतना कर लो, जो नहीं हो पा रहा वो आप डिप्यूट करो। और अगर मान लीजिए आप ऐसे स्तर पे नहीं हैं, आपको सारे काम खुद ही करने हैं, तो अपनी क्षमता के अनुसार काम करो। अगर आप 10 किलो का बोझा उठा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप कम कर दो। अगर आप में इतनी क्षमता नहीं है तो ज़रूरी जिद नहीं है इस चीज़ की कि उतना ही करना है। आप सर बहुत सारे जगह घूमे हो, मैंने बहुत सारे देश घूमे हो, आप क्या बोलेंगे वो सारे देश के हिसाब से हमारे देश के बारे में? जैसे क्या है हमारे देश में जो जिसको लेके हम सोचेंगे कि हम अलग हैं, हम थोड़ा भिन्न है? सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बिल्कुल सत्य है। हम जहाँ भी घूमते हैं, जैसे आज मैं जगन्नाथपुरी दर्शन करके आया हूँ, वहाँ पर आप देखिए हज़ारों लोगों की भीड़ थी, जी, शायद लाख से भी बहुत ऊपर की लाख हो भीड़ गए। थी। मतलब कि उस तरह से आपको लगता है मंत्र मुग्ध, आप वहाँ जाकर एकदम सन हो जाते हैं और आप जुड़ जाते हैं। तो मैं सबसे पहली बात कहूँगा, हमारे देश में अगर सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हमारे देश में लोग अपने ईश्वर से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। आप कितने भी दुख में हो, तकलीफ में हो, सुख में हो, खुशी में हो, हर व्यक्ति अपने आराध्य से भीतर तक जुड़ा हुआ है, और उसके मन में ये बहुत बड़ा उसके मन में ये चीज़ जो है वो छपी हुई है कि मैं कुछ भी करूं, मेरे को मेरा ईश्वर देख रहा है। ये चीज़ आपको गलत नहीं होने देती। दूसरा, हमारे देश में जो जीविका है वो बहुत आसान है। किसी भी देश में जाएं, आज ज़्यादातर लोग कनाडा चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, हाँ, इंग्लैंड चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि वहाँ हमारा जो सैलरी है यहाँ पर इतना, वहाँ पर सैलरी उतना है। बट जबकि जो लाइफस्टाइल हमारे यहाँ पर आज, अगर आप 30,000 रुपये में भी अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाते हो, वो लाइफस्टाइल आप वहाँ 1.5 लाख रुपए में भी मेंटेन नहीं कर सकते। आज हमारे यहाँ पर जो आपका लाइफस्टाइल की कीमत है वो बहुत ही कम है। आप जितने कम में यहाँ पर आनंद से रह सकते हो, उससे 3 टाइम्स भी कर लें फिर भी आप फंसे ही रहेंगे बाहर जाकर। और तीसरी बड़ी बात कि हम जो है यहाँ पर अकेले नहीं हैं।
अगर आप मान लीजिए आज खुश नहीं है और आपका चेहरा जो है उदास है, तो सामने वाला आपके कंधे पे आपके हाथ रखेगा और आपसे पूछ लेगा कि क्या हुआ, की गल हो गया, क्यों उदास हैं। दोस्ती हक जता के बात करें, बाहर किसी को कुछ लेना देना नहीं। अगर हम बात करें विदेशों की, तो आप एक घर में दूसरे घर में क्या हो रहा है आपको उसका नाम भी नहीं पता होता कि उसके घर में लोग कितने रहते हैं। तो इस मामलों में हमारा देश भिन्न भी है और हमारा देश महान भी है। और जो आज हमारे देश में विकास हो रहा है, चाहे वो हमारी इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ बढ़ने की बात हो, आज हम वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ा यूथ हमारे पास है, हम 5 ट्रिलियन का जीडीपी होने वाले हैं। तो उसके बाद मुझे लगता है कि जो हमारा देश है वो एक ही अल्फाज में कहा गया, विश्वगुरु बनने में ज़्यादा देरी नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच सर। बात ख़त्म करेंगे, जाते जाते आप क्या बोलेंगे फाइनली? जाते जाते किससे, ऑडियंस को क्या बोलेंगे? जी सर, आप मुझे भी बोल सकते हैं, ऑडियंस को भी बोल सकते हैं। यहाँ जो देखते हैं सब ऑडियंस ही देखते हैं। देखिए, वैसे तो हमने जितनी भी बातें कही, आपने इतनी चतुराई से बातें की, जितनी बातें कोई कह सकता है आपने सारी बातें हमसे, चाहे वो परिवार की हो चाहे व्यापार की हो, आपने हर तरह की बातें जो हैं, हर बातों को छुआ है हमने। पर जाते जाते मैं 2 लाइन बताना चाहता हूँ जी सर। कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। स्ट्रगल इज़ ऑलवेज नीडेड, बट वो परेशान होकर मत करें, दुखी होकर मत करें, उसे स्वीकार करके करें कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जब तक न पड़े हथौड़ों की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो पूरी, अच्छा। हाँ जी, पूरी ईमानदारी से अपना रोल करें, पूरी ईमानदारी से अपनी भूमिका को निभाएं, और जो आज है और जो कल होगा उतने का आप एक अपना रोड मैप तैयार करें। और मुझे लगता है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को अगर पाना है तो उसे छोटे छोटे भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। अगर मान लीजिए हमने किसी पर्वत की चोटी पे जाना है तो छोटे छोटे भागों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, तो हर छोटे भाग पे पहुंच के आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लगेगा, एक फतेह लगेगी, क्योंकि नहीं तो वहाँ तक पहुँचते हुए आप थक जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका कीमती टाइम आपने दिया, इतना अच्छा से बात किए। अभी हम बात खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शुणुले आपण मैंने, निश्चित भाव में आपण मानक भल लगी, संघर्ष ही जीवन, किंतु संघर्ष को सांगरे नहीं चली पारे है एवं सबु बेले सत् पथरे रही पारे है। एथर एतिकी, पुणी आर थर को नमस्कार।